हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और पिछले वीडियो में हमने राइबोसोम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम गोल्जी काय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये क्लासें कंटिन्यू चलेगी, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज हम गोल्जी काय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, गोल्जिकाई की बात करें तो गोल्जिका एक झिल्ली युक्त कोशिका है। इसके अलावा इसकी अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। कैमिलो गोल्जी नामक के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। कब की थी? देखो, ईयर तो साइंस में बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि अगर साइंस में ईयर पूछ लिया जाएगा तो फिर हिस्ट्री में क्या पूछेंगे। 1898 में की थी। किस में की थी? इसे खोजा था उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। इसे खोजा उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में खोजा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि ये एक झिल्लीयुक्त कोशिकांग है, इसके अलावा इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो इसकी संरचना देखें, संरचना है ये चपटे नुमा संरचनाओं से बना होता है। चपटे थैली नुमा संरचना, एक तरह से चपटे थैली नुमा संरचना। चपटे थैले नुमा संरचना का बना होता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एक अन्य नाम भी है, इसके बारे में बता देते हैं आपको कि इसे किस नाम से भी जाना जाता है गोल्जिकाय को। देखो, इसके अन्य नाम क्या है? गोल्जिकाय को हम गोल्जी उपकरण भी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे? हम गोल्जी उपकरण भी कह सकते हैं इसे। हम क्या बोलेंगे? गोल्जी उपकरण। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी गोल्जी सम्मिश्र, सम्मिश्र गोल्जी सम्मिश्र। इसके अलावा बेकर्स काय, बेकर्स काय। ठीक है, इसके अलावा इसे लिपोकॉन्ड्रियन, लिपोकॉन्ड्रियन, लिपोकॉन्ड्रियन। और एक और नाम इसका है जालिकाय, जिसे डिप्टियोसोम कहते हैं, जालिकाय। ठीक है, एक और नाम है इडियोसोम। नाम है। ठीक है, देखो हमने संरचना देखी इसकी। इसकी संरचना है चपटे थैलीनुमा संरचना का बना होता है। और इसके अन्य नाम देखो, गोल्जी का ये तो नाम है, इसका कॉमन नाम है, लेकिन वो कुछ अन्य नाम भी है जो कि बुक्स में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एक तो है गोल्जी उपकरण है, इसके अलावा गोल्जी सम्मिश्रण है, बेकर्स काय हैं, ये बहुत कम देखने को मिलेगा, लिपोकॉन्ड्रियन है, जालिकाएँ हैं, और कोइडियोसोम है। इस नामों से इसे जाना भी जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि यह है कहाँ मिलेगा आपको देखने। देखो, प्रोक्यूरेटिक कोशिका में ये हमें क्या देखने को मिलेगा? एब्सेंट रहता है। देखो, प्रोक्यूरेटिक कोशिका में तो क्या रहेगा? ये अनुपस्थित रहता है। प्रोक्यूरेटिक, क्योंकि प्रोक्यूरेटिक सेल में हमने देखा था कि सभी सेल एब्सेंट होते हैं, तो प्रोक्यूरेटिक कोशिका में क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। प्रोक्यूरेटिक कोशिका में एब्सेंट होगा। और यूकेरियोटिक सेल में क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो ये एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ अपवाद भी है जहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक में तो पूर्णतः नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में अगर बात करें अपन इसमें तो उपस्थित होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है जहाँ यूकैरियोटिक सेल होते हुए भी ये अनुपस्थित होता है। कुछ अपवाद क्या है इसके? पहला क्या है कि मानव की आरबीसी में, एक तो क्या है, मानव की आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं मानव की आरबीसी में कोमा, और इसके अलावा एक है चालनी नलिकाएं जो कि पादपों में पाई जाती है। चालनी नलिकाएं और कवक। ठीक है। इसके अलावा ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा के युग्मकों में अनुपस्थित होते हैं। है बस हमने कहने का मतलब यह है कि मानव की आरबीसी में, इसके अलावा चालनी नलिकाओं में कवक ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के युग्मकों में क्या अनुपस्थित होगा है। आरबीसी में नहीं होगा, इसके अलावा चालनी नलिकाओं में भी नहीं होगा, कवक में भी नहीं होगा, वह ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के युग्मकों में भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ संरचना देखें बाहर के तौर से कि इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है। इसकी क्रियात्मक इकाई है सिस्टर्ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, जो ये अभी डायग्राम से दर्शाया जाएगा आपको। इसकी क्रियात्मक इकाई है सिस्टर्ना। ठीक है। ये कैसी होती है, एक झिल्ली वाली चपटी थैली संरचना होती है। कैसी है ये एक झिल्ली युक्त चपटी थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है। हमने देखा है कि इसकी अगर हम क्रियात्मक इकाई की बात करें, यानी कि गोल्जी की क्रियात्मक इकाई कौन सी होगी, सिस्टर्ना या फिर सिस्टर्नी। ठीक है। ये एक झिल्ली युक्त चपटी थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट जैसे कि याद करने के लायक है, जंतु कोशिका में क्या होगा, जंतु कोशिका में एक बड़ी गोल्जिकाएं। ठीक है। जंतु कोशिका में एक बड़ी गोल्जिकाएं, ठीक है, वह 4 से 8 सिस्टर्नी जंतु कोशिका में एक बड़ी गोल्जिकाएं वह 4 से 8 सिस्टर्नी द्वारा निर्मित होती है। जंतु कोशिका में एक बड़ी गोल्जिकाएं 4 से 8 सिस्टर्ना द्वारा निर्मित होती है। इसे
क्या बोलेंगे हम, गोल्जियोसोम बोलेंगे। इसे अपन क्या बोलेंगे, गोल्जियोसोम कहेंगे। ठीक है, पादप में तो क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम कहेंगे, और जंतुओं में क्या बोलेंगे इसे हम, गोल्जीसोम, गोल्जियोसोम। ठीक है, कहने का मतलब है कि जंतु कोशिका में एक बड़ी गोल्जिकाएँ 4 से 8 सिस्टर्नी द्वारा निर्मित होती है। यानी कि एक बड़ी गोल्जिकाएँ 4 से 8 सिस्टर्नी द्वारा निर्मित होती है, इसे हम गोल्जियोसोम कहते हैं। जंतु कोशिका में गोल्जियो क्या बोलेंगे, गोल्जियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो क्या देखेंगे कि पादप व अकशेरुकी, पादप व अकशेरुकी, पादप व अकशेरुकी प्राणियों की कोशिकाओं में अनेकों छोटी और बिखरी हुई डिक्टियोसोम्स गोल्जिकाएँ को प्रदर्शित करती है। बिखरी हुई डिक्टियोसोम्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे जालिका गोल्जिकाएँ को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब यह है कि पादप कोशिका में गोल्जिकाएँ को जालिकाएँ कहेंगे या डिक्टियोसोम कहेंगे। जंतु कोशिका में गोल्जियोसोम कहेंगे, और प्लांट सेल में हम इसे क्या बोलेंगे, जालिकाएँ कहते हैं, जो कि गोल्जिकाएँ को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इसमें हम इसके अब कार्य की बात करें। कार्य, जनरल साइंस में ज़्यादातर मुख्य इसके कार्य के बारे में पूछा जाता है, और एक रिसर्च के बारे में, किसने इसकी डिस्कवरी की। कार्य की बात करें, यह पदार्थों के पैकेजिंग व स्त्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। यह पदार्थों के पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब यह है कि यह पदार्थों का संग्रह करता है। क्या मतलब क्या है, पदार्थों को संग्रह करता है। नेक्स्ट है कि इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है।
ये भी बताएंगे क्यों कहते हैं, अभी रुको। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो क्या है, एक तरह से शर्करा ही है। कार्बोहाइड्रेट शर्कराओं, कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्कराओं का निर्माण ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें, कोशिका भित्ति की मरम्मत और प्लाज्मा कला के रूपांतरण में भूमिका निभाते हैं। कोशिका भित्ति की मरम्मत व प्लाज्मा कला के रूपांतरण, प्लाज्मा कला के रूपांतरण में भूमिका निभाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, लाइसोसोम की उत्पत्ति भी किससे होगी, गोल्जी कायम के द्वारा होता है। लाइसोसोम एक कोशिकांग है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी बॉडी द्वारा होती है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, कोशिका विभाजन के दौरान सेल प्लेट का निर्माण करती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अंडाणु में पितक प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है। गोल्जिकाएं के वेसिकल में प्रोटीन व वसा संचित रहती है। गोल्जिकाएं के वेसिकल में प्रोटीन व वसा संचित रहती है। ठीक है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली के निर्माण में लिपोप्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। एक और है कि ये गोल्जिकाएं क्या करते हैं, एक्रोसोम। नेक्स्ट है इसमें शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। इसके अलावा इसे अपन क्या बोल सकते हैं, श्रवण कोशिकांग।
स्त्रवणकारी कोशिकाएं। स्त्रवणकारी कोशिकाएं हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्त्रवणकारी कोशिकाएं इसलिए क्योंकि इसका मुख्य कार्य स्त्राव करना। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसकी अधिक कोशिकाएं स्त्रावी कोशिकाओं में पाई जाती है। स्त्रावी कोशिकाओं में पाई जाती है, जैसे अग्नाशय, श्लेष्मिक कोशिकाएं, ठीक है, स्तन ग्रंथि कोशिकाएं, थायरोक्सिन कोशिकाएं। ये सभी मुख्यतः प्रोटीन का स्त्राव करती है। फिर क्या होता है कि इन सभी स्त्रावी पदार्थों को पुट्टिकाओं में लपेटकर यानी कि पैकेजिंग करके कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको। होता है क्या है, देखो गोल्जिकाएं की अपन देखें तो ये थैलीनुमा चपटी संरचना है। ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं, तस्त्रीनुमा पार्ट होते हैं। ठीक है। एक जो अपना हाथ होता है, इसका ये वाला पोर्शन ये तो होता है इसका अवतल भाग, और ये नीचे वाला होता है इसका उत्तल भाग। ठीक है। तो ये अपने हाथ जैसी संरचना, ये ऊपर वाला भाग हो गया इसका अवतल, और नीचे उत्तल भाग होता है। ठीक है। इस वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि गोल्जिकाई के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, कि गोल्जिकाई के दो भाग या फिर गोल्जिकाई के दो तल होते हैं। कितने होंगे, दो तल होते हैं। दो तल कौन कौन से हैं, एक हो गया सिस और दूसरा हो गया ट्रांस। सिस व ट्रांस दो भाग है, सिस व ट्रांस। सिस तो होता है निर्माण तल, जिसका निर्माण तल कहेंगे इसे हम निर्माण तल बोलेंगे, और इसे अपन बोलेंगे परिपक्व तल। ठीक है। ट्रांस ये जो वाला भाग है, ये ट्रांस यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, ट्रांस एक बार डायग्राम में इसे देख लो। देखो लिखा हुआ है कि ट्रांस ऑफ मैच्योरिंग फेज, ये वाला भाग तो कहलाता है ट्रांस, जो कि एक परिपक्व मैच्योरिंग फेज होता है, जो कि किससे होता है, ये कोशिका झिल्ली की ओर ये वाला जब भाग होता है, इसे अपन ये निकली हुई चीज़ों को अपन तो क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी कहते हैं ये वाला संरचना को। तो ये जो भाग होता है, ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली की ओर स्थित होता है। तो ये क्या कहलाता है, अवतल भाग कहलाता है, जो कि ट्रांस मैच्योरिंग कहलाता है।
ठीक है। और यहाँ से और ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, सिस फेज कहलाता है, जो कि केंद्र की ओर स्थित होता है। किसकी ओर स्थित होगा, केंद्र की ओर स्थित होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको हम ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ईआर के द्वारा या कुछ भी भोजन, जब से ईआर द्वारा भोजन पदार्थ होते हैं, जब भोजन पदार्थ पुट्टिकाओं के द्वारा, इन पुट्टिकाओं के द्वारा गोल्जिकाएँ में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पुट्टिकाएँ पाई जाती है, तो क्या करती है, तो भोजन का क्या होगा, यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। अब भोजन जब रासायनिक परिवर्तित होने के पश्चात पुट्टिकाओं में भोजन स्टोर हो जाता है, यानी कि बहुत सारे भोजन के कण निकलते रहते हैं। यानी कि ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है कि यातायात को निकालना एक तरह से व्यवस्थित तरीके से। तो ये भी क्या करता है कि यहाँ इससे भी क्या होता है कि बहुत सारे सूक्ष्म लघु कण निकलते रहते हैं, इसलिए हम इसे शरीर कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। तो क्या होता है कि तो ये सारे पदार्थों को जब ये भोजन पदार्थ इसमें प्रवेश करता है, तो इसका क्या रासायनिक परिवर्तन होता है और पुट्टिकाओं में स्टोर हो जाता है, और ये पुट्टिकाएँ यहाँ से कोशिका की ओर मुक्त कर दी जाती है। मुक्त पुट्टिकाएँ, ठीक है। ये इसका काम हो गया, ये इसका प्रोसेसिंग क्या है कि भोजन के रासायनिक की परिवर्तन में हेल्पफुल होता है। यानी कि जो भोज्य पदार्थ जाता है ईआर के द्वारा, ये यहाँ से प्रवेश करता है पुट्टिकाओं के द्वारा, तो भोज्य पदार्थ इस गोल्जिकाएँ की बॉडी में प्रवेश करता है। बॉडी में प्रवेश करने के बाद इसका रासायनिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद क्या होता है कि भोज्य पदार्थ पुट्टिकाओं में स्टोर हो जाता है। फिर इसे एक निश्चित समय के बाद पुट्टिकाओं के द्वारा कोशिकाओं में फ्री किया जाता है, ठीक है। अगर हमें इसकी बात करें तो मैच्योरिंग फेज जो कि ट्रांस होता है, और इसके अलावा सिस फेज जो कि केंद्र की ओर स्थित होता है, और ये कोशिका झिल्ली की ओर स्थित होता है। इसके हमने दो तल की बात की, सिस और ट्रांस, जो कि निर्माण तल और परिपक्व तल, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और इसकी खोज गोल्जिका कैमिलो ने की थी। ये तंत्रिका कोश चपटे थैलेमा संरचना भाग है। इसके अन्य नाम की बात करें तो ये है, अन्य नाम इसके गोल्जी उपकरण है, गोल्जी सम्मिश्रण है, बैकर्सिकाएँ भी बोलते हैं, इसे लिपोकॉन्ड्रिन भी बोलते हैं, जालिकाएँ भी होते हैं, ठीक है। रोइडियोसोम भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये एब्सेंट होता है, इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसके कुछ अपवाद हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ अपवाद क्या है कि मानव के आरबीसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, चारी नलिकाओं में भी नहीं मिलेगा, कवक में भी नहीं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के युग्मकों में अनुपस्थित है। इसकी क्रियात्मक इकाई सिस्टर्ना होती है, जो एक झिल्लीयुक्त चपटी थैलेनुमा संरचना होती है। ये सब क्या सिस्टर्ना होती है। जंतु कोशिका में बड़ी गोल्जिकाएँ 4 से 8 सिस्टर्ना द्वारा निर्मित होती है, इसे हम गोल्जीसोम कहते हैं, और पादपों में गोल्जिकाएँ को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये गोल्जिकाएँ था। अब हम नेक्स्ट हमने कार्य देख लिए, ठीक है।